आओ हिंदी पढ़े में आपका फिर से स्वागत है। हम वितान 12वीं की वितान पुस्तक का पाठ 2 जूझ कर रहे थे। वीडियो नंबर 1 और 2 में मैंने पृष्ठ संख्या 21 से लेकर 29 तक की व्याख्या की थी। अब हम आज इस जूझ पाठ का शेष भाग जो है उसकी व्याख्या करेंगे। तो कैसे लेखक ने विद्यालय में भी विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए वह कैसे एक अच्छा बच्चा बन जाता है और क्लास में वह सब होशियार बच्चों में गिना जाने लगा था। अब हम आगे शुरू करते हैं कि मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठीक ठोक देते। इसीलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर में पढ़ाई करके आने लगे। अब लेखक बताते हैं कि जो मंत्री नामक अध्यापक थे, टीचर थे, वो उनकी क्लास टीचर भी थे और वो छड़ी यानी डंडे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बच्चे की हाथ से गर्दन पकड़ कर उसे थोड़ा सा झुकाकर उसकी पीठ पर जोरदार मुक्का लगाते थे। और जैसे ही मुक्का लगता था बच्चा हुक करके यानी कि हाय करके वो करने लग जाता था। इसी कारण लड़कों के मन में उस अध्यापक के प्रति दहशत फैली हुई थी और इसी कारण लड़के उस अध्यापक का काम पूरा कर कर लाते थे। हाँ, उनका ये था कि जो बच्चे काम करते थे उन बच्चों को शाबाशी देते थे और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को कोई गणित का या अर्थात मैथ कोई समझ नहीं आता था या नहीं कर पाता था तो उसे वहीं बड़े प्यार से समझा देते थे। अब आगे बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहले बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। तो क्लास का एक लड़का था, काफ़ी होशियार था। तो बसंत पाटिल वैसे शरीर से दुबला पतला था, लेकिन वह हमेशा अपना काम पूरा करके लाता था। उसके जितने भी सवाल होते थे सब ठीक होते थे। इसीलिए अध्यापक उसी से सभी के सवाल चेक करवाते थे और क्लास में उसका मॉनिटर बना दिया गया था। वह हमेशा पहले बेंच पर बैठता था, बिल्कुल जो उनके मास्टर थे उनके पास ही। और कक्षा में कि होशियार बच्चा भी था और जो उसका क्लास इंचार्ज था उसका भी चाहता था और साथ ही साथ वो बड़े शांत स्वभाव का था, हर किसी की मदद करता था, इसलिए क्लास में उसका सम्मान होता था। अब आगे मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ, इसीलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरिंग मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने से 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की अपेक्षा करना मेरे मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। तो लेखक बताते हैं कि मैं से उम्र में छोटा लग रहा था और मैं चाहता था कि मैं उम्र में बड़ा हूँ तो मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर मुझे 2 महीने में कक्षा 5वीं पास करनी थी। अगर मैं इस पचड़ी में पड़ जाता तो हो सकता है मैं नहीं पढ़ पाता। इसीलिए मैंने अपना ध्यान सारा पढ़ाई में लगा दिया। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और बसंत पाटिल की ही तरह पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था।
उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे कि मैंने सब बातों से ध्यान हटा के से पढ़ाई पर ध्यान दिया और मैं बसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम मैंने शुरू कर दिया। अपनी किताबों पर मैंने अखबार के कवर लिया और उसका कवर चढ़ा दिया। अपने बैग को भी ढंग से रखने लगा और हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते बैठा रहता था। और यदि कोई कक्षा में अगर बसंत को कोई शाबाशी का काम मिलता तो मैं दूसरे दिन वैसा ही काम करने लगा था ताकि मुझे भी शाबाशी मिले और मैं पूरे मन से एकाग्र होकर यानी मन से बिल्कुल ध्यान लगाकर मैंने झटपट अपना काम करने लगा। इससे कारण क्या हुआ कि जब मैं मन लगाकर पढ़ने लगा तो मेरे सारे मैथ के जो सम थे वो ठीक होने लगे थे। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों की सवाल जांचने लगा। इसका कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ ने कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम। मास्टरों के सपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब लेखक बताते हैं कि मैंने जो है बसंत पाटिल के साथ काम रहने लगा और मैं एक तरफ से बसंत पाटिल और दूसरी तरफ से मैं जो है लड़कों की कॉपियां चेक करने लगा था। इसी कारण मेरी उसकी दोस्ती बन गई थी और एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम और भी दूसरे काम करने लगे थे। मास्टर जी मुझे प्यार से आनंदा पुकारते थे। पहली बार बड़े प्यार से किसी ने मुझे आनंदा पुकारा। माँ भी कभी कभी मुझे आनंदा पुकारती थी लेकिन बहुत कम। इस अपनेपन और के व्यवहार के कारण और पाठशाला में बसंत की दोस्ती के कारण मेरा विश्वास विद्यालय में बढ़ने लगा था। अब आगे लेखक अपने मराठी अध्यापक के बारे में बता रहे हैं। नए वा सुदलेंकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ भी ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कविता की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बासे बोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के स्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई थी वे अपनी भी एकाध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। अब लेखक बताते हैं कि मुझे जो मराठी पढ़ाते थे हमारी क्लास को, सुधालंकर थे, वे स्वयं इतना रम जाते थे कि जब कविता को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, उनका गला बड़ा सुरीला था, थोड़ा लय के साथ वो गाते थे और पूरे तन मन से वो लग जाते थे कविता गाने में। और उन्हें कुछ मराठी की और कुछ अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थीं, यानी पूरी तरह अच्छी तरह से याद थीं। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय था रोल प्ले के साथ कविता के हाव भाव ग्रहण करते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते थे। बीच में कवि जो उस समय के तत्कालीन मराठी लेखक रहे थे, जिसमें यशवंत, बोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ जो उन्होंने मुलाकातें की थी, मिले थे, उनके साथ बिताए हुए दिनों को भी वो सुनाते थे और अपनी वे स्वयं जो अपनी कविताएं रचते थे उन कविताओं को भी वो सुनाते थे।
लेखक बताते हैं कि मुझे उस समय अपना भान यानी अपना होश ही नहीं रहता था। मैं पूरी अपनी आँखों को, कानों को यानी अपनी इंद्रियाँ थी, इनको अपने वश में कर कर और मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस को अपने मन में आत्मसात कर लेता था। अर्थात मैं उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनकर मन ही मन उनका स्मरण करता था। अब आगे लेखक बताते हैं कि सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ये अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब की भर गई हैं, इसका भान भी नहीं रहता। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता मुझे उसी समय लगा। अब लेखक बताते हैं कि मैं सुबह शाम जब खेतों में पानी लगाने जाता, काम करता, अपने पशुओं को चराने जाता था, तो अकेले में मैं खुले गले से अर्थात ऊंची आवाज़ में सारी कविताओं को मास्टर के ही हाव भाव, यति गति अर्थात कविता के रुकने और आगे बढ़ने का जो नियम होता है, आरोह अवरोह उतार चढ़ाव के अनुसार ही गाता था। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, अभिनय करना यानी कि रोल करते थे, हाव भाव दिखाते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। अर्थात जब लेखक खेत में पानी भरने जाता था और जिसने क्यारियाँ बना रखे थे अपने खेत में, पानी कब भर गया उसे पता ही नहीं चलता था। और लेखक ने सोचा कि मास्टर की जो चाल है, अर्थात जो मास्टर जिस प्रकार से कविता गा रहे हैं, उसी तरह दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। इसका पता भी लेखक को तभी चला था। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई उब नहीं होती, मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थोई थोई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपने खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद आज रात पसी ते पांढरी गाया धरणीवरी, को मैंने मास्टर की चाल में अलग अलग चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। यह गाना केशव कर्णी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयास करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के साथ मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के समारोह में भी उन्हें गवाया। इसी कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। अब लेखक बताते हैं कि जब मैं कविता नहीं लिखता था तो उससे पहले मेरे अंदर दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। कि पहले जब मैं खेतों में काम करता था, अपने पशुओं को चराता था, तो मुझे ये अकेलापन बड़ा खटकता था, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मेरा साथ हो, मैं किसी के साथ खेल लूँ, बात करूँ, अपना हंसी मजाक करूँ, गपशप करूँ, और मैं चाहता था कि कोई मुझसे बात करे। लेकिन अब मुझे ये अकेलापन जो है उब नहीं रहा था, बल्कि अब ये अकेलापन मेरा साथी बन गया था। अब मैं अकेले रहकर अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मैं इस कारण कविता में ऊंची आवाज़ में गाता था। किसी भी तरह का अभिनय यानी रोल प्ले कर लेता था। कविता गाते गाते मैं नाचता गाता भी रहता था, और सचमुच मुझे नाचने लगता था। तो मैंने अपनी खुद की कविताएं बनानी शुरू कर दी थी। तो लेखक बताते हैं कि अनंत कालेकर की कविता थी कि उसकी पहली पंक्ति, चांद रात पसरते पाड़ी गाथा धनीवरी,
को मैंने मास्टर की जो चाल जैसे मास्टर गाते थे हैं उन्हीं के अनुसार मैंने गानी शुरू कर दी। और यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी जो केशव करने जाते नामक छंद था। उस कविता को मैंने मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा ढंग से गाना शुरू कर दिया और कविता के जो भाव थे मेरे चेहरे पर पैदा करने की कोशिश मैं करता। मास्टर जो थे उनको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा और उन्होंने जो बड़ी क्लासेस थी जैसे छठी सातवीं क्लास थी उसमें मुझे बुलाया और मुझसे वो कविता गवाई। और साथ ही साथ जब विद्यालय में एक समारोह हुआ तो वहाँ पर भी मुझे ये कविता गाने के लिए बुलाया गया। इस तरह के लगा कि मेरे तो नए पंख अर्थात मैं अब और अच्छा गाने के कारण मुझे अपना जीवन अच्छा लगने लगा था। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह में उनके घर में थे। उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आत्मीय ही लगने लगे थे। खुद सौदालंकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा एक हार्ड मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसी कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ऐसे दृश्य हैं जिस पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब मुझ कुछ अनजान में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर भी को भी दिखाने लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती थी पहुँच देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बच जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता था। लेखक बताते हैं कि मास्टर जो थे वो स्वयं भी अपने आप भी कविता लिखते थे। उनके जो स्कूल में घर में जो लाइब्रेरी बना रखी थी उसमें उन्होंने मराठी के अनेक कवियों के काव्य संग्रह और उनकी संस्मरण रखे हुए थे, जिसको लेखक बार बार हमें कहते हैं कि अध्यापक बताते थे। और इसके कारण कवि मुझे लगा कि ये भी आदमी है। और खुद सौदालंकर जो थे मास्टर कवि थे, इसलिए ये विश्वास हुआ कि ये भी हमारे जैसे हार्ड मास के आदमी हैं। ये भी क्रोध लोभ माया में बसे हुए हैं। मुझे लगा कि जब मैं इसी तरीके से मैं भी कविता लिख सकता हूँ। और मास्टर के दरवाजे पर एक मालती की बेल थी और मास्टर ने उस पर एक कविता लिखी थी और वह कविता और वह बेल मैंने दोनों देखी थी। इसी कारण मुझे लगता था कि मैं भी आसपास अपने गाँव पर, अपने खेतों पर किसी ऐसे दृश्य पर जिस पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजान में होता चला गया था। वो लेखक बताते हैं कि मैं जब कविता लिखता था तो भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा था और ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाता था और फिर मास्टर को भी दिखाने चला जाता था। कविता लिखने के लिए खीसा अर्थात जो लेखक जो धोती पहनते, धोती पहनने के बाद जो एक वो फोल्ड करते थे ऊपर से, तो कहते मैं वहाँ पर उसमें एक कागज़ और पेंसिल रख लेता था और फिर मैं उसमें कविता में लिखना शुरू कर देता था। कभी कभार लेखक जब कभी भूल जाता था तो लकड़ी का कोई छोटा सा टुकड़ा उठाता और भैंस की पीठ पर लिखना शुरू कर देता था। अगर भैंस की पीठ पर नहीं लिख पाता था तो जो लेखक है वह पत्थर पर लिख देता और जब कविता याद हो जाती तो वह उसे वहाँ से पहुँच देता था। और इतवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन वह मास्टर को दिखाने जरूर जाता था। अब आगे, बहुत बार तो सवेरा होने तक धीरे छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। मैं उसे देखने और शाबाशी देती और फिर कभी कभी तो मास्टर के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती।
बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लयक्रम कैसे रखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनाया हुआ अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविताएं बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सुधालंकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। और अब लेखक बताते हैं कि कई बार तो जब मेरा मन होता तो सुबह की इंतज़ार भी नहीं करता और मैं रात को ही मास्टर के घर पहुंच जाता कविता दिखाने। उसे देखने के बाद वो शाबाशी देते थे। और कभी कभी तो क्या होता था कि कविता के शास्त्र में पूरी की पूरी रात हम महफिल हो जाती, यानी कि हम बैठे बात भी करते रहते थे और बोलते बोलते मास्टर बताते कविता कैसी होनी चाहिए, कवि की भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, और लय, क्रम, छंद, अलंकार, जो कविता के जितने भी ये घटक कह सकते हैं हम, सौंदर्य कह सकते, काव्य सुंदर को बनाने वाले जितने भी उपक्रम होते हैं उनके बारे में लेखक को पूरा विस्तार से वो बताते। और कई बार लेखक को अपनी पुस्तकें भी देते थे कि किस प्रकार से अपनी कविता सही बना सकते हैं। और फिर लेखक बताते हैं कि जब वो कविताएं पढ़ते थे कवियों की तो उसी समय मेरी भी यही कोशिश होती कि मैं भी उसी ओर अपना कदम बढ़ाऊं। और जाने अनजाने में ऐसी बहुत सी बातें मास्टर जी मुझे बताते थे और सुधालंकर मास्टर के पास मैं कितने नज़दीक पहुंच गया और मेरी जो मराठी भाषा से थी वो सुधरने लगी थी। और मैं अब जब कविता लिखता था तो अलंकार, छंद, लय आदि को बड़ी सूक्ष्मता अर्थात बारीकी से देखने लगा था और शब्दों का ऐसा नशा चढ़ने लगा कि मन में कोई मधुर तार बज रहा हो। तो ये था मराठी लेखक आनंद यादव का जो आत्मकथात्मक जो उनका उपन्यास था, उस उपन्यास का जो अंश जो वृत्तांत पुस्तक में एक अंश लिया गया था जिसका अनुवाद किया था केशव प्रथम वीर ने। तो इस पाठ से किशोर वर्ग के बच्चों को जो एक प्रेरणा स्रोत देता है कि हमें विषम परिस्थितियों में हमें कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, कि परिस्थिति हमारे सामने कुछ भी आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें विषम परिस्थितियों में भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो लेखक ने किस प्रकार संघर्ष करते हुए वह एक नई दिशा की ओर बढ़ा, तो इससे हमें ही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कभी भी विपत्तियों से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा जो मैंने 3 भागों में, वीडियो नंबर 1, 2, 3 है और एक वीडियो में लेखक का जीवन परिचय है। तो ये वीडियो आप मेरे आओ हिंदी पढ़ें यूट्यूब चैनल पर आप इन्हें देख सकते हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये जो पाठ है समझ आ गया होगा और मैं आगे इसी तरीके से वीडियो बनाकर भेजती रहूँगी और आगे हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।